नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आपको याद होगा एक दिन मैंने ये बात कही थी कि अमेरिका उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने की बात कर रहा है जो पहले से खुला था, और उस न्यूक्लियर बम को बनने से रोकने की बात कर रहा है जो न्यूक्लियर बम ईरान को बनाना ही नहीं था। मार्क रूबियो कल आए और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, ढेर सारी बातें की। उसके पहले प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात की थी, ट्रंप ने कैसे वापस लिया उस पर बात करूंगा। लेकिन आप ईरान का प्रेशर देखिए कि मार्क रूबियो अब कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो कंडीशन पहले थी उसी को फिर से लागू करने के लिए अमेरिका काम कर रहा है। यानी इतने दिन की लड़ाई, इतने सारी जानें गई, इतना सारा तमाशा हुआ, 50 मिलियन खर्च हुए, अमेरिका के हासिल क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो पहले खुली थी अब बंद है, ईरान के कंट्रोल में है और अमेरिका चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ट्रंप ने, प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसमें यह कहा गया था कि जो जहाजें वहां से गुजरेंगी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जो जहाजें गुजरेंगी, उन जहाजों को आर्मी लेके जाएगी, यूएस की आर्मी उनके साथ चलेगी ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना हो, और अगर हमला ईरान करे तो यूएस की आर्मी जवाब दे सके। कल अचानक ट्वीट आता है, वही ट्रुथ सोशल आता है ट्रंप का, जिसमें वो कहता है कि हम इसको वापस ले रहे हैं। तमाम चाशनियां, तमाम सारी जलेबियां उसके आसपास बनाता है। पाकिस्तान ने कहा फला हुआ ढिमका हुआ, लेकिन कुल मिला जुला के उसका एक लाइन में मानी सिर्फ इतना है कि ईरान के प्रेशर से, ईरान के डर से और ईरान ने जो पलट के अटैक किए उसकी वजह से अमेरिका की समझ में आ गया कि इस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों को नहीं निकाला जा सकता। 2-3 जहाजों की खबर आई कि 2-3 जहाज उनके रडार से गायब हो गए। खबर यह आई कि अमेरिकी वेसल पर ईरान ने हमला किया। ईरान ने कहा कि हमने हमला किया, वीडियो जारी किया। अमेरिका ने कहा नहीं, हमारे ऊपर तो कोई हमला ही नहीं हुआ। और उसके बाद जब पीट हेग्सेथ से पूछा गया कि क्या ईरान तोड़ रहा है सीज फायर, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतने बड़े हमले नहीं थे कि इसको सीज फायर तोड़ना माना जाए। मानी ये, मतलब ये कि हमला नहीं करने जा रहे हैं हम, अभी सीज फायर चलता रहेगा। द हिल की रिपोर्ट को अगर हम माने, द हिल जो अमेरिका का अखबार है उसकी रिपोर्ट को अगर हम माने, तो उसका यह कहना है कि ईरान ने सीज फायर के दौरान कम से कम 10 बार हमले किए हैं अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर, वेसल्स में। अब अमेरिका इन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपको याद होगा, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, और अगर नहीं रेगुलर देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस रेगुलर मिलते रहें। खैर, आपको यह याद होगा कि मैंने कहा था कि ईरान इस बार इंतजार नहीं करेगा कि हम बैठे रहें और हमारे ऊपर हमला हो। पिछली बार 12 रोजा जंग के दौरान आप जानते हैं बातचीत अमेरिका से चल रही थी और उसी बीच में इजराइल ने अटैक किया था, और इस बार भी यही हुआ कि बातचीत अमेरिका से चल रही थी और अचानक अटैक किया गया। खामनेई साहब और उनके साथ कई सारे लीडरान को शहीद कर दिया गया, मीनाब पर बम गिराया गया, और उसके बाद ईरान ने रिएक्ट किया और तबाही मचाई मिडिल ईस्ट के अंदर और इजराइल के अंदर। खास तौर पर CNN की वो रिपोर्ट आपने देखी ही होगी कि किस तरह अमेरिका के सारे अड्डे तबाह कर दिए। लेकिन पिछली बार से इस बार का फर्क जो मैंने आपको बताया था कि अब ईरान बैठकर यह इंतजार नहीं करेगा कि हमारे ऊपर अटैक हो और उसके बाद हम अटैक करें, हमारे कुछ लीडर्स को मार दिया जाए, हमारे कुछ पावर सेक्टर्स को उड़ा दिया जाए और उसके बाद हम हमला करें। ये इंतजार नहीं करेगा ईरान। इस बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। पिछली बार इन लोगों ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी और इस बार ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करेगा जो ही उसको ये समझ में आ जाएगा कि अमेरिका और इजराइल हमला करने वाले हैं। इसीलिए ये हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 हमले इसलिए भी हो रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अवॉइड करके अगर निकलने के रास्ते तलाशे जाएंगे तो उसको ईरान रोकेगा। फुजैरा पर जो हमला हुआ था उसको इसी तरह से देखा गया था। हालांकि मजेदार यह है कि ईरान ये कह रहा है कि हमने यूएई के ऊपर कोई हमले नहीं किए। अब अगर ईरान ने हमले नहीं किए यूएई के ऊपर, तो किसने हमले किए? हमले हुए, ये तो पक्की बात है। फुजैरा के आग की तस्वीरें आई, कल भी जो हमले आए उसमें भी आग लगी, उसकी भी तस्वीरें आई, वीडियोस आए, तो हमले तो हुए हैं। हमले किए किसने हैं? और इसको लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है, खास तौर पर सोशल मीडिया यूजर्स जो दोनों तरफ के हैं और इन्फ्लुएंशियल जो मजबूत सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, जो जानते हैं वहां की सिक्योरिटी के बारे में, उनके बीच में बहस शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि यह हमला सऊदी अरबिया ने किया।
हालांकि कहीं कंफर्मेशन नहीं है, सऊदी अरबिया के किसी अखबार ने इसको कंफर्म नहीं किया है। यूएई ने भी ये नहीं कहा है कि सऊदी अरबिया हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन ये बहस शुरू हो गई है कि सऊदी अरबिया ने यूएई के ऊपर हमला किया। मैं कतई इसको कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो यह अपने आप में एक नया मोड़ है और एक बड़ी खबर इसके साथ जो आ रही है। और यह भी खबर ऐसी है जो एनालिस्ट लेके आ रहे हैं, जो अभी किसी अखबार में किसी चैनल पर नहीं आई है। वो खबर यह है कि सऊदी अरबिया ने ईरान के साथ सॉफ्ट, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, एक समझौता किया है। आप देखिए, पाकिस्तान के साथ ईरान के रिश्ते लगातार बेहतर हुए ही हैं बातचीत के चक्कर में। पाकिस्तान ने यूएई के पोर्ट जो वो इस्तेमाल करता था उसकी जगह ईरान के पोर्ट इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। अपने अंदर 6 अलग अलग रास्ते खोल दिए हैं जहां से माल जा सके। तो ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हुए ही हैं। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरबिया के रिश्ते बहुत बेहतर हैं। जब यूएई ने अपना लोन वापस मांगा तो सऊदी अरबिया खड़ा हुआ। तो यह मुमकिन है कि पाकिस्तान के थ्रू सऊदी अरबिया के साथ ईरान का एक समझौता हुआ हो, जिसके बारे में पहले ही मैंने इशारा किया था। एक समझौता हुआ हो कि भाई आप हमारे ऊपर अटैक मत कीजिए, हम आपस में ना लड़े, एक बार जंग खत्म हो जाए तो हम बैठकर बात कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, आयल किधर से जाएगा, कितना जाएगा, क्या होगा, ये सब हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमारी आयल फैसिलिटीज पर हमला ना करें। तो सऊदी अरबिया के ऊपर आप देख रहे हैं हमले नहीं हुए हैं, लेकिन यूएई के ऊपर जो हमले हुए हैं बड़ा एक सवालिया निशान छोड़ गए हैं कि ईरान वो अटैक कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि ईरान के जो प्रवक्ता हैं उनका ये कहना है कि हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ ये चेतावनी दी है, हमने सिर्फ ये धमकी दी है कि अगर आपकी जमीन और आसमान का इस्तेमाल हमारे यहां हमले के लिए होगा तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। सऊदी अरबिया के साथ जिस समझौते की बात की जा रही है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि अमेरिकन बेसेस तो अब खत्म हो गए, तो बाकी जो अपने खुद के सऊदी अरबिया के बेसेस हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को अटैक के लिए ना करने दिया जाए, फिर ईरान सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसी समझौते की बात हो रही है। ऐसा ही समझौता यह भी कहा जा रहा है कतर के साथ भी हुआ है। क्या हुआ है एग्जैक्टली ये कभी बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो इशारे मिल रहे हैं उनसे यही समझ में आ रहा है। तो जैसा मैंने कहा, यह सवालिया निशान है कि क्या वाकई सऊदी अरबिया और यूएई के बीच में टेंशन इतने बढ़ गए हैं कि अब मिसाइलें और ड्रोन भी चल रही हैं। अगर ऐसा हुआ है तो यह मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उसको एक नया मोड़ दे सकता है और नई दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन मैंने कहा कि इस बारे में मैं भी अभी कंफर्म नहीं हूं। सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं, अखबारों में खबरें नहीं आई हैं, इसलिए इस बारे में जब डिटेल्स आएंगी तभी डिटेल में बात की जा सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये कि ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची साहब जो हैं वो गए हुए हैं चाइना, और चाइना में वीडियो आई, वहां के विदेश मंत्री जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ हाथ मिलाने, मिलने और बातचीत की खबर आई। यह खबर बड़ी क्यों बन जाती है? यह खबर बड़ी इसलिए बन जाती है कि अगले हफ्ते जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप चाइना में, और चाइना के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी, बात होगी। अगर राइटर्स की माने, राइटर्स जो जाना माना अखबार है, अगर उसकी बात माने तो लगता यह है कि ताइवान पर बातचीत हो सकती है। आप जानते हैं कि ताइवान के बारे में चाइना क्लेम यह करता है कि ताइवान हमारा है, ताइवान पर चाइना का कब्जा होना चाहिए, यह चाइना क्लेम करता है। और ताइवान सबसे बड़ा अमेरिकी अड्डा है उस इलाके में जहां अमेरिका की फौजें भी हैं, जहां अमेरिका की जहाजें भी हैं, और ताइवान को किसी भी हालत में अपने कंट्रोल में रखना चाहता है अमेरिका। तो चाइना और अमेरिका के बीच में जो भी विवाद है उसमें सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो ताइवान है। और पिछले दिनों यह खबर आई थी कि ताइवान पर कब्जे की पूरी तैयारी है चाइना की। वैसे भी 2027 की डेडलाइन चाइना ने तय की हुई है ताइवान पर कब्जा करने की। अब ये जो पूरी मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ वार हुई है, चाइना के लिए वो फायदेमंद रही है। कैसे? पहली बात तो ये कि चाइना को सस्ता तेल मिलता रहा है ईरान से भी और रशिया से भी। चाइना ईरान की मदद करता रहा है, ये हम जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अमेरिकी इंटरसेप्टर्स, अमेरिकी हथियार और अमेरिकी पैसा इतना ज्यादा ईरान में खर्च हो चुका है कि ताइवान में लड़ना अमेरिका के लिए अब आसान नहीं है। और अगर ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका नहीं आएगा तो चाइना के लिए बेहद आसान हो जाएगा ताइवान के ऊपर कब्जा करना। और अगर
ताइवान के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया तो यह अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल पैदा करने वाला होगा, क्योंकि तब इस इलाके में अमेरिका के पास कोई इंपॉर्टेंट बेस नहीं रह पाएगा जिससे वो चाइना को कंट्रोल कर सके। इसलिए पूरा मामला जबरदस्त फंसा हुआ है। अब जब जा रहे हैं ट्रंप चाइना, तो यह हो ही नहीं सकता कि ईरान के बारे में बात ना हो। अमेरिका में यह पोस्ट आने लगी, बाकी सब आने लगा कि जब ट्रंप चाइना से लौटकर आएंगे उसके बाद ईरान के ऊपर अटैक होगा। देखिए, एक बात आप नोट कर लीजिए, भले यह प्रोजेक्ट फ्रीडम वापस हो गया है, भले यह कहा जा रहा है लगातार कि एपिक फ्यूरी जो है अभी फिलहाल सस्पेंडेड है, अभी के बातचीत होगी और अभी सीज फायर टूटा नहीं है, भले रूबियो से लेके पीट हेगसेथ से लेके ट्रंप तक सब कह रहे हैं कि हम डील चाहते हैं, हम किसी तरह का अटैक नहीं करेंगे, लेकिन यही वो बातें हैं जो पहले भी हो रही थी जब ईरान पर अटैक हुआ, चाहे वो 12 रोजा जंग का टाइम हो और चाहे पिछली बार का टाइम हो जो जंग अभी एक तरह से चल रही है उसका टाइम हो। अमेरिका जब कहता है कि हम अटैक नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। ईरान के कई सारे एनालिस्ट ये बात लगातार कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका पूरी तैयारी कर रहे हैं ईरान के ऊपर अटैक करने की, और ये बात कही जा रही है कि ट्रंप जब चाइना से लौट आएगा उसके बाद वो ईरान के ऊपर अटैक करेगा। वो पहले ही चाइना जाने वाला था, लेकिन उसी बीच में ईरान का वार शुरू हो गया तो वो चाइना नहीं गया। और साथ में यह भी जोड़ लीजिए कि ट्रंप के चाइना जाने से पहले चाइना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हर बार जब ये सैंक्शन लगाते थे तो चाइना कोई खास रिएक्ट नहीं करता था। इस बार ट्रंप ने जब कुछ ईरानी वेसल्स को और चाइनीज कंपनियों को सैंक्शन किया कि ये जो चाइनीज कंपनियां हैं, चाइनीज इंडिविजुअल हैं, वो ईरान जो ट्रेड कर रहा है उसमें मदद कर रहे हैं, तो इनको हम सैंक्शन कर रहे हैं, चाइना ने सीधे वो सैंक्शंस ब्लॉक कर दिए। उन्होंने कहा कि हम मानते ही नहीं हैं कि अमेरिका की यह हैसियत है कि वो कोई सैंक्शन लगा सके। वैसे भी देखिए तो अमेरिका कौन होता है सैंक्शन लगाने वाला? यूनाइटेड नेशन कोई सैंक्शन लगाए तो समझ में आता है। अमेरिका वैसे ही एक खुद मुख्तार मुल्क है, जैसे हिंदुस्तान है, जैसे श्रीलंका है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे ईरान है, जैसे चाइना है या दुनिया का कोई भी और मुल्क है। तो फिर अमेरिका के पास ये औकात कहां से आती है, अमेरिका के पास ये ताकत कहां से आती है कि वो सैंक्शन लगा देता है? ताकत यहां से आती है कि लोग मान लेते हैं। ईरान के ऊपर उसने सैंक्शन लगाया, हिंदुस्तान चाबहार से बाहर आ गया, और भी कई मुल्कों ने इस तरह का काम किया, लेकिन इस बार चाइना ने कहा कि हम इनके सैंक्शंस को किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं देते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो अमेरिकी जो एक आप कह सकते हैं हेजीमोनी है, उसको चाइना पहले ही कई बार चैलेंज कर चुका है और अब उनके सैंक्शंस को भी सीधे चैलेंज कर रहा है। ऐसे में ट्रंप जा रहे हैं चाइना, और उनके ठीक पहले अराक्ची पहुंचते हैं चाइना, वहां के विदेश मंत्री के साथ उनकी वीडियो आती है। इस सब का मानी क्या है? कहा यह जा रहा था, जैसा मैंने आपको बताया, कि चाइना से लौटकर वो अटैक करेगा, और चाइना में जब बात करेगा तो ईरान भी उसमें कहीं ना कहीं होगा। यह हो ही नहीं सकता है कि इस समय वो चाइना जाए, बात करे और ईरान पर बात ना करे। तो अराक्ची जो गए हुए हैं उसका मानी बहुत साफ है। एक तो चाइना का मैसेज है कि हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान के विदेश मंत्री को वेलकम कर रहे हैं, और दूसरा यह है कि चाइना के साथ ईरान सारी बातचीत करेगा कि अभी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सिचुएशन क्या है, क्योंकि एक नई अथॉरिटी लॉन्च की गई है, एक नया पूरा तरीका लॉन्च किया गया है, जिसमें कहा गया है, एक ईमेल एड्रेस दिया गया है कि अगर आपको इस रास्ते से गुजरना है तो हमको ईमेल कीजिए, हम ईमेल पर आपको जवाब देंगे कि क्या रास्ता होगा, क्या उसके एक्सेसेस होंगे जिससे आपकी जहाज गुजर सकती है कि नहीं गुजर सकती है, और उसके बाद आप वहां से गुजरेंगे। तो ईरान ने पूरा एक सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम के बारे में चाइना से बात होगा, वार के बारे में बात होगी, सीज फायर के बारे में बात होगी, और जो डील की बात चल रही है जिसमें अमेरिका अपनी शर्तें रख रहा है, ईरान अपनी शर्तें रख रहा है, उसके बारे में भी बात होगी। बहुत मुमकिन है कि चाइना उस फ्रेमवर्क को डिस्कस करे और कहे भाई ये आप मान लो और ये मत मानो, और अमेरिका में जब ट्रंप आते हैं तो उनसे कहे कि ईरान ये मानने को तैयार है और ये मानने को तैयार नहीं है, आप ये मान लो, ये ना मानो। जिस तरह से डील होती है तो भले पाकिस्तान के अंदर बातचीत हो, लेकिन चाइना अपने तरीके से मेडिएशन का काम करे ईरान मामले में, यह बिल्कुल मुमकिन है, और इसीलिए अराक्ची का वहां जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात बिल्कुल साफ है कि अमेरिका के लिए अपने दम पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवा पाना नामुमकिन है। यह तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हर तरह की हरकत करके देख ली ट्रंप ने लगा दिया ब्लॉकेज, कोई फर्क नहीं पड़ा, ईरान की जहाजें जा रही हैं, और अमेरिका
और अमेरिका की टीम आप कह सकते हैं जो है उसकी जहाजें नहीं जा पा रही। प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया, 2 दिन के अंदर इनको प्रोजेक्ट फ्रीडम वापस लेना पड़ा। ब्लूमबर्ग पे खबर बड़ी इंटरेस्टिंग आई है कि मंडे और ट्यूसडे को पूरे दिन जो यूएस के ऑफिसर्स थे और आर्मी ऑफिसर्स थे वो मीटिंग करते रहे और ट्रंप को ये रिपोर्ट देते रहे कि इस ऑपरेशन को कैसे लागू किया जा सकता है, कैसे ऐसा किया जा सकता है कि उस इलाके से जहाजें निकल जाएं और ईरान अटैक ना करे। ये सब तमाशा 2 दिन चलता रहा और उसके बाद ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को वापस ले लिया। और इसके बीच में जो अटैक्स वगैरह हुए उसके बारे में मैं बता चुका हूं। यूएई में जो अटैक हुए हैं वो भी आप जानते हैं। तो यह समझ में ट्रंप के और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के आ चुका है कि अपनी ताकत के दम पर हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोल सकते। और अब यह गले की हड्डी बन गया है और साथ में एक ऐसा पॉइंट बन गया है जिस पर ट्रंप के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बात हो रही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया और चाइना बैठे हुए हैं जिनके पास अमेरिका की तरह ही वीटो पावर है। तो सीधी सी बात है कि वीटो पावर वो लगाएंगे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे इजराइल के खिलाफ जब भी कोई प्रपोजल गया तो उस पर अमेरिका ने वीटो लगाया, वैसे ही ईरान के खिलाफ कोई प्रपोजल जाएगा तो उस पर रशिया चाइना वीटो लगाएंगे। वहां कुछ नहीं होने वाला। फ्रांस जैसी कंट्री कह रही है हम ईरान से बात करेंगे। फ्रांस के जो राष्ट्रपति मैक्रोन हैं उनकी पजेश्कियन से बात होने वाली है। तो सारी दुनिया के जो इंपॉर्टेंट नेशंस हैं वो अमेरिका के बजाय ईरान से सीधे डील करने के मूड में हैं कि डील कर लें ताकि उनकी जहाजें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल जाएं। अमेरिका में गैस की प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रही हैं ट्रंप के लिए बड़ी टेंशन बनी हुई है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि चाहे जंग खत्म हो या ना हो, किसी भी हालत में वहां जो मिड टर्म पोल होने वाले हैं उनके पहले कतई वहां की प्राइसेस गिरने वाली नहीं है। यानी हायर ऑयल प्राइसेस अलग तरीके से उसको परेशान करेंगी, मिड टर्म इलेक्शन में हरा भी सकती है। तो ट्रंप के पास कोई रास्ता नहीं है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का। और डील वो तभी करेगा जब अमेरिका में यह बता पाएगा कि विन विन सिचुएशन है, हम जीत गए। विन विन सिचुएशन भी नहीं, विन सिचुएशन बताएगा कि हम जीते हैं। और डील तब होगी जब विन विन सिचुएशन होगा, यानी ईरान कह सके हम जीते हैं और अमेरिका कह सके हम जीते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बहुत दिनों से खुला रखा था और सिर्फ धमकियां देता था कि हम बंद कर देंगे, कोई उसको सीरियसली लेता नहीं था। अब उसने बंद कर दिया और बंद कर दिया तो कर दिया। अब वो बंद है, कोई खुलवा नहीं पा रहा। आप लानत कीजिए, मजम्मत कीजिए, जो करना है करिए, लेकिन वो खोलने को तैयार नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपने कंट्रोल को ईगो का क्वेश्चन बना लिया है ईरान ने। अगर वो उसको खोता है, अगर उसका जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है, तो ईरान के लिए यह कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि हम जीते। और अगर वो नहीं खुलवा पाता है ट्रंप और ईरान का कंट्रोल बना रहता है, तो अब ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होगा यह कह पाना कि हम जीते। तो दोनों के बीच में विन विन सिचुएशन कहां से निकलेगी, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए जो मुमकिन है वो सिर्फ यह कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले जिसमें ईरान का कंट्रोल तो बना रहे, लेकिन ट्रंप यह भी कह सके कि हमने खुलवा दिया। और इसी विन विन सिचुएशन की तलाश इस समय पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, टर्की और बाकी सारे नेशंस, चाइना और रशिया भी कर रहे हैं कि एक ऐसा पोजीशन आए जिस पर समझौता हो जाए। सब्र के सहारे ईरान ने घुटनों पर ला दिया है अमेरिका और ट्रंप को, यह तो बिल्कुल तय बात है। कल कहते हैं ट्रंप की ईरान सरेंडर कर दे, आज कहते हैं हम ऑपरेशन वापस ले रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। दुनिया के सामने एक नॉन सीरियस प्लेयर की तरह ट्रंप गए हैं। और अब हालत यह है कि अमेरिका की ज्यादातर अवाम यह मानती है कि ट्रंप की मेंटल और फिजिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका को चला सके। इसका असर अगर मिड टर्म में दिखाई देता है। ट्रंप अगर मिड टर्म को हारते हैं तो समझिए कि उनकी गद्दी भी जा सकती है। यहां पर आकर मामला फंसा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर चाइना में कोई मामला फाइनल नहीं होता है तो चाइना से लौटने के बाद लिमिटेड सही अमेरिका और इजराइल अटैक करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू तो इंतजार कर रहा है कि बस मौका मिले और वो अटैक करे ताकि उसके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है वो मुकदमा फिर से रुक जाए। तो कंडीशंस भले नॉर्मल दिखाई दे रही हैं, लेकिन नॉर्मल दिखाई भी नहीं दे रही हैं, लेकिन
वहां पर जंग की संभावना, वहां पर नए तनाव की संभावना बिल्कुल बनी हुई है और इंतजार करना होगा आरागची के चाइना से लौटने का और उसके बाद ट्रंप के चाइना पहुंचने का। मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप के चाइना जाने से पहले कोई हमला होगा, लेकिन हमले की तैयारी चल रही है। बस इतना फर्क है कि इस बार ईरान इंतजार नहीं कर रहा है। उसको जो ही इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमले की तैयारी है, वो और बड़े हमले करेगा। और जैसा जैसा जो जो होगा वो सारा कुछ मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। बहुत शुक्रिया।